कहानी की शुरुआत में हमें पता चलता है लाइब्रेरियन सिटी देश के हर कोने से एडवेंचरर्स को अट्रैक्ट करती है। अलग अलग स्पीशीज और बैकग्राउंड के लोग वहाँ आते हैं ताकि वो स्ट्रॉन्ग बन सके, ताकि मॉन्स्टर का हंट कर सके और फेम और पैसा दोनों कमा सके। निक भी एक ऐसा ही एडवेंचरर है जिसके पास सब कुछ है। वो एक एक्सीलेंट स्वॉर्डमैन है, उसके पास एक ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड है, साथ ही साथ वो एक मशहूर पार्टी का मेंबर भी है। सब कुछ एकदम सही चल रहा था उसके लिए, जब तक एक दिन उसके पार्टी का लीडर आर्गेस, जो उसके फादर के जैसा था, साथ ही साथ उसका टीचर भी था। आर्गेस निक को बुलाता है और बताता है कि उसे उनकी पार्टी में अब नहीं चाहिए क्योंकि उसमें एडवेंचरर वाली सोच ही नहीं है। उसने निक पर आरोप लगाया कि वो खुद को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट समझता है क्योंकि उसने एक पार्टी के मेंबर को निकालने की कोशिश की थी जो उनके फंड से पैसा चुरा रहा था। ये सब सुनकर निक बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, लेकिन उसका ये बैड लक यही खत्म नहीं होता है। उसी दिन शाम को वो अपनी गर्लफ्रेंड क्लोडिन से मिलने जाता है। एनो बताता है कि उसे पार्टी से निकाल दिया गया है। निक सोचता है कि उसका गर्लफ्रेंड शायद उसके लिए सिंपैथी दिखाएगी, लेकिन उसे पता चलता है कि क्लोडिन एक गोल्ड डिगर थी। उसने निक को यूजलेस लूजर कहा क्योंकि अब उसके पास नौकरी नहीं रही और बिना एक पल सोचे ये लड़की उसके साथ ब्रेकअप कर लेती है। एक ही दिन में 2 बार दिल टूटने के बाद बेचारा फाउंटेन के पास बैठ जाता है बिना देखे कि उस पर बारिश हो रहा है। तभी उसके पास एक ब्लू हेयर लड़की आती है। निक उसे भगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बस उसे अपना शो का टिकट दे देती है। वो बताती है कि वो एक अपकमिंग आइडल है जिसका नाम एगेट है। एगेट निक से कहती है कि अगर उसके पास कुछ करने को नहीं हो तो उसके शो जरूर देखने आए। वो टिकट और अपनी अम्ब्रेला उसके पास छोड़ देती है और उधर से भाग जाती है। जाने से पहले वो उसे मिस्टर स्ट्रेट डॉग कहकर बुलाती है और कहती है कि जरूर आना। निक सोचता है कि क्यों ना उसके शो को देखा जाए। जैसे ही वो एगेट को परफॉर्म करते हुए देखता है, वो पूरी तरह उसके ऊपर फिदा हो जाता है। वो एक आइडल ओटाकू बन जाता है और अपने पास बचे कुछ सारे का सारा पैसा इस लड़की का मर्चेंडाइज खरीदने में उड़ा देता है। अगले दिन वो एडवेंचरस गिल्ड में जाता है क्योंकि उसके पास पैसा खत्म हो चुका था और उसे मर्चेंडाइज खरीदने के लिए पैसा चाहिए था। वो कोई पार्टी ढूंढता है जो उसे उनके टीम पे ले ले, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि सब पार्टी फुल हो चुका है। तभी निक एक कोने में एक ब्लॉन्ड लड़के को देखता है जो अकेले खड़ा होता है और उससे बात करने का फैसला करता है, लेकिन उसे पिछले पार्टी का रिजेक्शन याद आ जाता है और सेल्फ डाउट उस पर हावी हो जाता है। इसी वजह से बेचारा इस मौके को गवा देता है एंड कोई और लड़का उस ब्लॉन्ड गाय को रिक्रूट कर लेता है। पूरा दिन किसी से बात नहीं कर पाने के बाद निक जल्दी ही एक बार में चला जाता है ताकि अपनी नाकामियों को भूल सके। वो अकेले एक टेबल पर बैठ जाता है और सस्ती बियर पीता है और बेस्वाद खाना खाता है, लेकिन उधर बैठा हुआ ग्रुप्स एंड पार्टीज, फ्रेंड्स, पावर, लव, इन सब के बारे में बातें वगैरह कर रहा होता है जो कि उस खाने से भी ज्यादा बेस्वाद लग रहा था उसे। तभी एक और ग्रुप उधर आ जाता है और उन्हें निक के टेबल में बैठना पड़ता है क्योंकि और कोई टेबल खाली नहीं था। वो एक एक करके बैठते हैं और निक को समझ आ जाता है कि ये लोग एक साथ नहीं आए हैं। पहले एक रिच गर्ल जो फैंसी कपड़े पहना हुआ होते हैं और उसकी हाथ में एक बड़ा मैजिक स्टोन भी होती है। निक समझ जाता है कि ये लड़की किसी नोबल फैमिली से है, लेकिन वो सोचता है कि एक ऐसी लड़की इधर क्या कर रही है। अब उसके बाजू में एक लड़का बैठा होता है एंड उसके कपड़े से लग रहा था कि वो किसी प्रीस्ट है, लेकिन वो पहले से ही नशा किया होता है और उसके शरीर से चीप वुमेन्स परफ्यूम की स्मेल आ रही थी, जिससे निक को समझ आ जाता है कि ये लड़का किसी रेड लाइट एरिया से आ रहा है। ऊपर से उसके पास प्रीस्ट का जो मेटल होता है वो भी नहीं होता है। इसका मतलब इस लड़के को चर्च से बाहर निकाल दिया गया है। तीसरी एक ड्रैगन गर्ल होती है जिसके पूरे शरीर पर स्कार्स होती है। निक समझ जाता है कि उसने काफी बैटल्स देखी है, लेकिन अंदर से वो एक डरा हुआ और इंजर्ड एनिमल लगती है। अब उधर बियर आती है। तीनों एक ही बार में उस बियर को पी जाता है। वो अपना मग टेबल पर जोर से फेंकता है और चिल्ला के कहता है कि वो इंसान पर भरोसा नहीं कर सकता है। निक अकेला नहीं था, उसके साथ साथ बाकी तीनों भी सेम ही बात बोलता है। तब सब एक दूसरे की तरफ देखता है और समझ जाता है कि वो सब किसी न किसी तरीके से एक जैसा ही है, इसीलिए वो अपनी अपनी कहानी शेयर करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले रिच लड़की अपनी कहानी बताती है। उसका नाम होती है टायाना। वो कहती है कि वो कभी इस देश की सबसे प्रेस्टिजियस मैजिक स्कूल की टॉप स्टूडेंट थी। सब लोग उसकी एबिलिटीज और उसकी हम्बलनेस की तारीफ करते थे। एक दिन वो कैफेटेरिया में गई और देखा कि उसकी फियांसे किसी और लड़की के साथ बैठा हुआ है। टायाना ने पहले कुछ नहीं सोचा, वो जाके उधर बैठ जाता है और उसे अपनी पूरा का पूरा दिन बताने लगती है कि उसका पूरा दिन कैसे गई। उसने बताया कि टीचर्स ने उसकी नई मैजिक का तारीफ की, लेकिन उसका फियांसे एक मिसोजिनिस्टिक घटिया आदमी निकला जिसका सोच बहुत ज्यादा घटिया एंड फजाइल था। उसे टायाना की सक्सेस चुभने लगी और उसने उस पे चिल्लाना शुरू कर दिया। वो खुद को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट समझती है। उसके साथ बैठी लड़की ने भी टायाना पर इल्जाम लगाया कि वो दूसरे स्टूडेंट को नीचा दिखाती है क्योंकि वो नोबेल है। उस लड़की ने ये तक कह दिया कि टायाना ने टीचर्स को सीड्यूस किया
दिया ताकि उसे अच्छा मार्क्स मिल सके और उसका फियांसे ये सब कुछ मान गया और उसके साथ ब्रेकअप कर लिया। इसके बाद दिल टूटी टायना ने स्कूल छोड़ दिया और अपने पापा से परमिशन ले ली कि वो घर छोड़कर अलग रहे। वो लेब्रियंथ सिटी आई ताकि वो नौकरी कर सके, लेकिन किसी ने उसे हायर नहीं किया। एक दिन सड़क पर वो अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी, तब उसने एक गैम्बलिंग कंपनी का एड देखा। टायना ने टिकट खरीदा और पहली बार में ही जीत गई। इसके बाद से वो गैम्बलिंग खेलने लगी और इसका नशा इतना तक चढ़ गया कि बेचारी सब कुछ हार गई। इस गैम्बलिंग के चक्कर में अब उसके पास कुछ नहीं है, किराया तक देने का पैसा नहीं है। इसीलिए उसने सोचा कि एडवेंचर ट्राई कर लेती हूँ और अगले ही दिन पार्टी ढूंढने निकली। लेकिन जब भी कोई उसे रिक्रूट करने आता, उसका ये रेस्टिंग फेस देखकर वो लोग डर कर भाग जाते। इस वजह से वो इधर आई है अपनी तकलीफ को भुलाने के लिए। मतलब बियर पीने के बाद अपनी तकलीफ भूल जाएगी, जिस वजह से वो इस बार में आई है। इसके बाद प्रीस्ट अपना इंट्रो देता है। उसका नाम जेन था, जो पहले एक छोटे से गांव में एक रिस्पेक्टेड हीलर था। एक लड़की उसकी मदद करती थी जंगल में मेडिकल हर्ब्स कलेक्ट करने के लिए। जेन उस लड़की को हमेशा अच्छा पॉकेट मनी देता था उसकी मेहनत के लिए। एक रात वो लड़की क्लिनिक आई, लेकिन उसके पास बहुत कम हर्ब्स था। जेन फिर भी उसको कॉइन देना चाहा, लेकिन उस लड़की ने उसके हाथ को पकड़ लिया और कहा कि वो चाहती है कि जेन उसे एक औरत की तरह देखे एंड प्यार करे। जेन एक ईमानदार आदमी था। उसने उस लड़की से कहा कि वो एक प्रीस्ट है और वो किसी को डेट नहीं कर सकता। उस लड़की को उसकी बात बहुत ज्यादा चुभी और वो रोते हुए उधर से भाग गई, उसे गालियां देते हुए। अगले दिन जब जेन अपने पेशेंट को हील कर रहा था, कुछ प्रीस्ट उसके क्लिनिक पर आया और उसे बाहर ले गया। जेन ने देखा कि वो लड़की उनके पीछे खड़ी है। देखने से लग रहा था कि वो काफी दुखी और हर्ट लग रही थी। जेन उससे पूछने चाहा कि क्या हुआ, लेकिन उसे पता चला कि उस लड़की ने उस पर हैरेसमेंट का इल्जाम लगाया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया। उस लड़की ने सबके सामने रोककर उसके दिया कॉइन फेंक दिया और कहा कि जेन ने उसे ये सब कुछ दिया है उसे चुप रहने के लिए। जेन को अपना सच बताने का मौका तक नहीं मिला और उसे 3 महीने तक गंदी जेल में रखा गया। और जब उसे जेल से निकाला गया तो उस गाँव के लोगों ने उसे उस गाँव से निकाल दिया। जेन वहाँ से एक छोटे से शहर में आया जहाँ एक सुंदर सी लड़की उसे पहले से ही जानती थी। उसने जेन का मुस्कुराते हुए स्वागत किया। जेन ने देखा कि उसके कमर में काफी दर्द है। जेन ने उसे ऑफर किया कि वो उसकी इलाज कर देगा। उस रात जेन ने उसे हील किया और मॉर्निंग में उस लेडी का दर्द ठीक हो गया। उस लेडी ने जेन से कहा कि उसे लगता है कि वो एक अच्छा इंसान है। उसने ये भी कहा कि उसे लेब्रियंथ सिटी में जाना चाहिए और एक एडवेंचर बनना चाहिए ताकि बिना किसी गिल्ट के वो अपनी जिंदगी जी सके। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने जेन को एक बैग दिया एंड उसमें कुछ सामान भी दिया। जेन ने कहा कि वो ये सब नहीं ले सकता, लेकिन उस लेडी ने उसे लेने पर जोर दिया क्योंकि ये सब उसके एक दोस्त की थी जब वो पहले एडवेंचरर थी। उसके बाद जेन को मैच्योर औरतें पसंद आने लगी और उसने सोचा कि वो एडवेंचरर बन के उनके साथ मजा करेगा। फिर अब बारी आती है ड्रैगन गर्ल की। जब निक उसे कहता है कि अब तुम अपनी कहानी सुनाओ, तो वो लड़की घबरा जाती है। वो कहती है कि उससे कुछ बहुत कीमती चीज छीन ली गई है किसी ऐसे इंसान के द्वारा जो उसके बहुत करीब था। सब लोग शर्मिंदा हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो अपनी वर्जिनिटी की बात कर रही है, लेकिन असल में ड्रैगन गर्ल करेन इतनी ज्यादा ड्रंक होती है कि वो प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। सब लोग और ज्यादा जी भर के पीते हैं। अगले दिन सुबह निक अपने आखिरी रात के पीने वाले दोस्तों के साथ एक अजीब जगह पर उठता है। टायना सबको बताती है कि ये उसके रूम है और सबको निकलने को कहती है। सब निकलने लगता है, लेकिन तभी निक उन्हें रोकता है। वो उनसे पूछता है कि क्या उनका अलग हो जाना सही फैसला होगा। वो कहता है कि अगर वो सब सच रहे तो इतना पैसा कमा सकता है कि आराम से जी सके। वो जोर देता है कि वो सब आउटकास्ट है जिनका कहीं कोई ठिकाना नहीं, इसलिए उन्हें अपनी पार्टी बना लेनी चाहिए। सब लोग तुरंत ही उस प्लान को मान जाते हैं और एडवेंचरस गिल्ड में रजिस्टर करवाने चले जाते हैं। ओल्ड रिसेप्शनिस्ट उन्हें देखती है और नोटिस करता है कि निक एक मशहूर पार्टी का प्राइमरी ऑफेंसिव प्लेयर था और करेन वही एकमात्र इंसान है जो स्लीप डेंजन से जिंदा वापस आई थी अकेली। वो उनसे पूछती है कि उनका नाम क्या होगा। निक जवाब देता है कि उनका नाम होगा द सर्वाइवर्स। उस रात सब बैठते हैं और निक उनसे कहता है कि क्योंकि उन सब के साथ पहले ही धोखा हो चुका है, इसलिए कुछ रूल्स करना होगा ताकि दोबारा ऐसा ना हो। पहला रूल ये था कि कोई किसी की पर्सनल जिंदगी में दखला नहीं देगा, सब अपना अपना काम खुद संभालेगा। दूसरा, पैसों पर सबकी नजर बराबर रहेगी, उसे सिर्फ एक ही इंसान पर नहीं छोड़ा जाएगा। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट रूल था कि चाहे कुछ भी हो वो सब रोज सरवाइव करेंगे। अगले दिन वो लोग जी लेवल का डेंजन एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं जो काफी इजी होता है, लेकिन उन्हें अगले लेवल में जाने के लिए
बॉस को हराना पड़ता है। क्योंकि जेन और टायाना ने कभी असली बैटल नहीं देखी, इसी वजह से निक उन्हें मॉन्स्टर से डील करना सिखाता है। वो उन्हें स्लाइम मॉन्स्टर दिखाता है और बताता है कि कैसे उसे मारकर उसके कोर निकालना है, जिससे मार्केट में बेच सकते हैं। सब कुछ सही चल रहा होता है, सब साथ में बातें कर रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं। जब वो नेक्स्ट फ्लोर पर पहुंचते हैं जहाँ सब कोर को निकल रहे होते हैं, टायाना कहती है कि ये सब कुछ बॉस द इजी है, वो तो गॉब्लिन्स और एक ऑर्क तक को हरा चुकी है। तभी वो एक स्लाइम पर फिसल जाती है और एक स्लाइम उसके चेहरे पर चिपक जाता है। वो अपनी फेस से उसको हटाती है। निक कहता है कि ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट मत हो एंड संभाल के रहो। टायाना इरिटेट होकर अपने आइस मैजिक से स्लाइम को मारने की कोशिश करती है, लेकिन गलती से फ्रेंडली फायर हो जाता है। मतलब उसकी अटैक करेन की तरफ जा रही होती है। थैंकफुली करेन एक एक्सपीरियंस एडवेंचर होती है और अपनी तलवार से उसकी मैजिक को ब्लॉक कर देती है। लेकिन तभी वाइब चेंज हो जाती है। करेन गुस्से में कहती है कि उसने टायाना पर भरोसा करने की कोशिश की थी, लेकिन पहले दिन ही ये सब कर रही है। टायाना माफी मांगने की कोशिश करती है, लेकिन करेन उदास होकर वहाँ से चली जाती है। उस दिन के बाकी टाइम में वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते। आखिर में वो सब टॉप फ्लोर पर पहुँच जाते हैं। चलते हुए जेन एक बड़ा पिंक स्लाइम को देखता है। निक कहता है कि ये स्लाइम का बॉस है जिसे उन्हें हराना होगा। बिना सोचे समझे टायाना, जो एक जायंट इडियट लग रही थी, सीधा बॉस की तरफ दौड़ जाती है और उस पर पावरफुल आइस मैजिक का यूज करती है, जिससे वो स्लाइम फ्रीज हो जाता है। इधर उसको लग रही होती है कि वो जीत चुका है, लेकिन तभी स्लाइम एक्सप्लोड हो जाता है एंड उसके टट्टी सबको डुबा देता है। सब डेंजर से बाहर आते हैं अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करके, लेकिन अब उन्हें अपने शरीर से वो चिपचिपा सब्सटेंस धोना पड़ता है। नहाते हुए निक टायाना से कहता है कि उसे शांत रहना चाहिए और जब उसे किसी चीज का ज्ञान ना हो तो दूसरों से एडवाइस लेनी चाहिए। और जेन से भी कहता है कि वो हमेशा पीछे रहे क्योंकि उसके पास जीरो ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज है। तब निक रियलाइज करता है कि उनमें से कोई भी एक दूसरे पर भरोसा नहीं करता, इसलिए वो उनके साथ एक एक्सरसाइज स्टार्ट करता है। वो अपने कपड़े उतार कर सिर्फ एक पैंट में रह जाता है और सबके सामने बताता है कि वो एक स्वॉर्डमैन है जो हैंड टू हैंड कॉम्बैट और छोटे वेपन्स में अच्छा है, लेकिन वो मैजिक नहीं कर सकता, किसी को हील नहीं कर सकता और करेन की तरह हैवी वेपन्स भी यूज नहीं कर सकता। वो समझाते हैं कि लोग डर जाते हैं जब तक उन्हें पता नहीं होता कि सामने वाले क्या कर सकते हैं, लेकिन अब उन्हें उसकी एग्जैक्ट लिमिट पता है, इसलिए शायद वो उस पर थोड़ा भरोसा कर सकते हैं। धीरे धीरे जेन अपनी पावर और वीकनेस बताता है। वो कहता है कि वो लोगों को हील करने में अच्छा है, लेकिन उसके पास बिल्कुल भी ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज नहीं है और उसे कोई भी आसानी से हरा सकता है। फिर टायाना की बारी आती है। अपनी गलती के लिए माफी दिखाने के लिए वो सीधा करेन के सामने जाती है और कहती है कि वो आइस और विंड मैजिक में अच्छी है, लेकिन लाइटनिंग और अर्थ मैजिक भी कर सकती है। उसकी सबसे बड़ी वीकनेस फायर मैजिक और क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट है। फिर वो वापस अपनी जगह पर जाके बैठ जाती है, बट वो सोचती है कि शायद करेन ने उसे माफ नहीं किया। इधर बेचारी को ठंड भी लग रही होती है, बट तभी करेन उसके सामने एक छोटी सी फायरबॉल फेंक देती है ताकि उसे थोड़ा सा गर्मी मिल सके। इसी तरीके से ये दोनों एक दूसरे को माफ भी कर देती है। उसके बाद सब गॉब्लिन फॉरेस्ट जाते हैं जहाँ उन पर बहुत सारे गॉब्लिन्स अटैक कर देते हैं। निक समझाता है कि ये गॉब्लिन्स बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, लेकिन ये ग्रुप में अटैक करते हैं और ट्रैप्स भी लगा सकते हैं अगर एडवेंचरर्स केयरफुल ना रहे तो। एक गॉब्लिन जेन पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन जेन उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। तब निक उस गॉब्लिन को एक तेज स्लैश में मार देता है। फिर आगे बढ़कर कई गॉब्लिन्स को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता है। इधर फिर से जेन के ऊपर अटैक होने वाला था, लेकिन टायाना इस बार उसे बचा लेती है। वो पहले वेव को सक्सेसफुली हरा देते हैं। तब निक टायाना से कहता है कि तुम अपनी मैजिक डिटेक्ट पावर की मदद से देखो कि सारे के सारे गॉब्लिन्स किधर छुपे हुए हैं। टायाना बताती है कि आगे लगभग 10 और गॉब्लिन्स है, लेकिन फिर वो थोड़ी फ्रस्ट्रेटेड होके कहती है कि उसे एक गॉब्लिन की प्रेजेंस फील हो रही है जो दूसरे गॉब्लिन से 5 गुना ज्यादा मैजिक रखता है। निक तुरंत अलर्ट हो जाता है और कहता है कि ये जरूर गॉब्लिन का इवॉल्व फॉर्म हो सकता है। वो कहता है कि इस टाइप के गॉब्लिन बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं और यूजुअली लास्ट स्टेज पे मिलते हैं। जेन पूछता है कि क्या उन्हें रिट्रीट करना चाहिए, लेकिन निक कहता है कि वो पीछे नहीं हट सकते वरना गॉब्लिन आसपास के गांव पर अटैक कर देंगे। तब वो एक प्लान बनाता है। वो कहता है कि इस टाइप के गॉब्लिन्स बेसिकली मैजिक के प्रति इम्यून होता है, इसीलिए उन पर हैवी फिजिकल अटैक से काम करेगा जो कि करेन कर
सकती है। वो जेन से कहता है कि वो और करेन ओफेंसिव पर जाएगा, जबकि जेन उन्हें बफ करेगा और टायना कवर फायर करेगी। सब प्लान मान लेता है और बैटल शुरू होती है। करेन और निक दोनों गॉब्लिन्स की तरफ दौड़ते हैं, जबकि टायना अपने आइस शैड एबिलिटी की मदद से बहुत सारे गॉब्लिन्स को मार देती है और जेन उन्हें बफ करता रहता है। इवॉल्व वाले गॉब्लिन और कुछ गॉब्लिन्स को बुला लेता है, जबकि निक सामने वाले सब गॉब्लिन्स को तेजी से खत्म कर देता है। करेन टायना पर भरोसा करती है और आगे बढ़ती रहती है, जबकि टायना अपने आइस शैड का यूज करके उसके सामने आने वाले गॉब्लिन्स को मार देती है। करेन सीधा उस गॉब्लिन की तरफ जाकर अपनी तलवार से एक जबरदस्त स्लैश मार देती है और उसे तुरंत मार देती है। और इधर निक बाकी सब गॉब्लिन्स को खत्म कर देते हैं। सब एक दूसरे पर प्राउड फील करता है एंड एक दूसरे को बधाई देता है। तब निक समझाता कि उन्हें गॉब्लिन्स के हॉर्न्स निकालने होंगे, क्योंकि उन्हें मार्केट में बेचा जाता है। धीरे धीरे करेन उन सबके साथ कंफर्टेबल हो जाती है और अपनी बैक स्टोरी बताती है। वो कहती है कि ड्रैगन लोग हमेशा किसी हीरो के साथ काम करते हैं, जिसके लिए वो अपनी जान तक दे सकते हैं। एक आदमी था कैलास, जिसे उसने कुछ समय पहले ही मिला था। वो हमेशा उसके साथ बहुत अच्छा बर्ताव करता था और करेन भी उसके लिए अपनी जान देने को तैयार थी। एक दिन कैलास ने उससे कहा कि उन्हें एक सी रैंक डेंजन में जाना है कुछ काम निपटाने के लिए, और ऑब्वियसली करेन तुरंत हाँ कर दी। डेंजन में जाने से पहले उसने अपनी सारी इम्पोर्टेंट चीजें इंक्लूडिंग एक डायमंड पेंडेंट जो उसके पिता ने उसे दिया था एक बैग में रखा ताकि वो सेफ रहे। लेकिन कैलास आखिरी मोमेंट पर आया और बोला कि इतना लोड नहीं ले जा सकते, इसलिए उसे बैग छोड़ देना चाहिए। करेन उस पर भरोसा किया और उसके और दो साथी के साथ डेंजन में अंदर चली गई। उसने वहाँ कई इंसेक्ट मॉन्स्टर को भी मार दिया, जबकि बाकी लोग बस रिवॉर्ड उठा रहे थे। बाद में कैलास ने कहा कि अब उन्हें फाइनल बॉस से लड़ना होगा, जो एक पॉट में छिपा हुआ जाइंट स्नेक था। उसने समझाया कि अगर स्नेक उन्हें देख लिया तो वो पॉट में चला जाएगा, जहाँ उस पर मैजिक अटैक काम नहीं करेंगे। इसलिए करेन को पॉट पर अटैक करना पड़ेगा ताकि स्नेक बाहर निकले और वो उसे मार सके। करेन मान गई और तुरंत पॉट की तरफ दौड़ी। पॉट हिल गया और स्नेक मॉन्स्टर बाहर आ गया और उस पर अटैक करने लगा। एक मेज ने स्नेक पर फायर अटैक किया, जिसके बाद स्नेक अपना खतरनाक मैजिक अटैक चार्ज करने लगा। करेन ने कैलास से पूछा कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, लेकिन उसने बस कहा कि तुम बस अटैक करती रहो और चिंता मत करो। करेन ने फिर से उस पर भरोसा किया और स्नेक को बिजी रखा और इंतजार करती रही कि कैलास उसकी मदद करेगा। आखिर में स्नेक ने उसे पकड़ लिया और अपनी टॉक्सिक ब्रीथ का यूज किया, जिससे करेन घायल होकर जमीन पर गिर गई। मुश्किल से वो होश में थी, तब उसने देखा कि कैलास उस एक्सिक्यूटेड स्नेक के पास गया। उसने अपनी तलवार से उस स्नेक को मार दिया और करेन से कहा कि स्नेक पॉइजन अटैक के बाद बहुत ज्यादा थक जाता है और उन्हें सिर्फ इतना ही चाहिए था कि वो उस अटैक को यूज करने पर मजबूर करे। वो सब डेंजन से निकल गया और उसे मरने के लिए छोड़ दिया। करेन किसी तरह डेंजन से निकलकर बाढ़ तक लौट आई, लेकिन उसके मेन गेट के सामने वो गिर गई। सब लोग बाहर दौड़ के उसके पास आता है और इकट्ठा हो जाता है। वो लोग चौंक जाता है एंड कहता है कि तुम इधर क्या कर रहे हो, क्योंकि कैलास ने सबको बता दिया कि तुम तो मर चुके हो डेंजन में। करेन पूछते कि कैलास कहाँ है, लेकिन टैवरेन के ओनर बताता है कि वो लोग तो शहर छोड़कर कब का जा चुका है। करेन तुरंत अपने कमरे में भाग जाती है एंड उसका जो सबसे बड़ा डर था वो सच हो गया, क्योंकि उसका बैग गायब हो चुका है जिसमें डायमंड पेंडेंट था। वो पूरी तरह से टूटकर बाहर निकली कैलास का कोई निशान ढूंढने के लिए, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। एक दिन उसने एक बहुत मशहूर सोलो एडवेंचरर को देखा जिसका नाम था फिफ्थ। करेन उसके पीछे जाने लगी। वो हर उस रेस्टोरेंट गई जहाँ वो जाता एंड टेस्टी फूड खाने लगा, बट कुछ समय बाद उसका सारा का सारा पैसा खत्म हो गया। तब उसने डिसाइड किया कि उसकी जिंदगी का प्राइमरी गोल पैसा कमाना होगा और उससे डिलीशियस फूड खाना होगा। एंड तभी उसका मुलाकात इन लोगों से हुआ। अगले दिन निक मार्केट में करेन के साथ थोड़ा सा टाइम बिताता है। वो उसके साथ स्नैक्स खाता है और जिंदगी के बारे में नॉर्मल बातें वगैरह करता है, जिससे उनका भरोसा और ज्यादा मजबूत हो जाता है। उसी शाम जब वो टारवेन वापस जाते हैं तो देखता है कि और भी लोग उन्हें पहचानने लगे हैं। असिस्टेंट रिसेप्शनिस्ट उन्हें ऊपर बुलाती है, जहाँ ओल्ड रिसेप्शनिस्ट उनका इंतजार कर रही होती है एक स्पेशल जॉब के लिए जो सिर्फ वही कर सकते थे। वो समझाती है कि एक स्पेशल फैसिलिटी है जो एक एंशिएंट सिविलाइजेशन ने बनाई थी, जिन्होंने एक तलवार बनाई थी एक ऐसी टेक्नोलॉजी से जो आज के टाइम में गायब हो चुकी है। उनका काम था उस तलवार को वापस लाना, जिसके लिए उन्हें बहुत अच्छे पैसा मिलने वाले थे। निक सारी डिटेल्स नोट कर लेता है और अगले ही दिन सब उस फैसिलिटी में एंटर करते हैं। वो मॉन्स्टर्स को मारते हैं और आगे बढ़ते हैं। वो फैसिलिटी अपने टाइम के हिसाब से बहुत टेक्नोलॉजिकली एडवांस लगती है, क्योंकि वहाँ कैमरास, ऑटोमेटिक लाइट्स, ये सब कुछ था। वो एक एरिया में पहुँचते हैं जहाँ एक ग्रीन लैंप जल रहा होता है। निक जैसे ही उसे चेक करने जाता है, वॉल साइड से
खुल जाती है और एक बड़ी सी डार्क रूम दिखाई देती है। सब उस रूम पे एंटर करते हैं और तभी लाइट्स ऑन हो जाती है और एक आवाज सुनाई देती है जो उन्हें उनके अब तक के सफर के लिए बधाई देती है। वो रियलाइज करते हैं कि ये आवाज एक टूटी हुई तलवार से आ रही होती है जो रूम के बीच में रखी होती है। जल्दी वो समझ जाते हैं कि यही वो लेजेंडरी तलवार है जिससे उन्हें वापस लाना था। वो थोड़ा सोचते हैं लेकिन फिर तलवार उठाने का फैसला करते हैं। तलवार रेसिस्ट करते हुए उनसे कहती है कि उसे बेचना मत क्योंकि वो बहुत टाइम से इधर लॉक्ड है और कुछ एक्शन देखना चाहती है। तभी अचानक से एक बड़ा एक्सप्लोशन होता है। तलवार उनसे कहती है कि तैयार हो जाओ क्योंकि उसके गार्डियन जो कि था एक गोलेम वो जग चुका है। धूल के बीच से एक जाइंट ब्लॉब जैसे क्रिएचर निकलता है जो जोर से आवाज निकालता है। टायना तुरंत अपनी आइस अटैक मॉन्स्टर पर लॉन्च कर देती है लेकिन मॉन्स्टर उन्हें एब्जॉर्ब कर लेता है। करेन दौड़कर मॉन्स्टर को पीसेस में काटने की कोशिश करती है लेकिन तलवार उससे चीख कर कहती है कि पीछे हो जाओ, लेकिन कारेन नहीं सुनती। इधर मॉन्स्टर आइसलेस उस पर वापस फेंक देता है। एक आइसलेस उसके पेट में लगता है और दूसरा उसके सिर पर लगाकर उसे गिरा देता है। जेन तुरंत उसकी हीलिंग शुरू कर देता है और इधर निक डिसाइड करता है कि अब उसे अटैक करना ही पड़ेगा क्योंकि कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो सकती है। वो मॉन्स्टर की पैर को काटने की कोशिश करता है लेकिन ये गोलेम दोबारा से अपने पैर को रिजेनरेट कर लेता है और निक पर अटैक कर देता है। निक दूसरों से चिल्लाता है कि जल्दी से कैरन को उठाओ और डोर की तरफ भागो ताकि वो सब वहाँ से निकल सके। वो मॉन्स्टर की अटैक को डॉज करते रहता है जबकि उसकी पीठ पर बड़ी तलवार उससे चीख कर कहती है कि कोई भी रेंज अटैक या शार्प वेपन उस मॉन्स्टर को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, उसे इस्तेमाल करो क्योंकि यही एक तरीका है गोलेम को मारने का। निक डिसाइड करता है कि वो इस तलवार की बात को सुनेगा। वो तलवार को उठाता है और ब्लेडलेस स्वॉर्ड तुरंत ब्राइट लाइट एमिट करने लगती है और एक एनर्जी स्वॉर्ड बन जाती है। बाकी पार्टी डोर तोड़ने की कोशिश कर रही होती है लेकिन टायना वापस आकर बताती है कि दरवाजा इंडिस्ट्रक्टिबल है, मतलब इस दरवाजे को तोड़ा नहीं जा सकता। गोलेम दोबारा निक पर अटैक करता है लेकिन इस बार निक अटैक को डॉज करके उस पर स्लैश करता है और उसकी एक हाथ काट देता है। लेकिन शॉकिंगली गोलेम का कटा हुआ हिस्सा जिंदा हो जाता है और निक को पकड़ लेता है। गोलेम उससे पंच करके एक होल में गिरा देता है। टायना तुरंत एक फ्रीजिंग स्पेल गोलेम पर यूज करती है और करेन से चिक कर कहती है कि जल्दी से निक को ढूंढो। थैंकफुली इसकी स्पेल काम कर जाता है और वो गोलेम वही फ्रीज हो जाता है और तब करेन उसके पास से होकर होल में जाती है लेकिन सरप्राइजिंगली गोलेम आइस को तोड़ देता है और उनकी तरफ चलने लगता है। जिन तुरंत टायना को बफ करता है जबकि टायना फिर से फ्रीजिंग स्पेल का यूज करती है ताकि निक और करेन को भागने का टाइम मिल सके। करेन होल में एंटर करती है लेकिन वो देखती है कि निक रबेल के नीचे दबा हुआ है। वो तुरंत पत्थर हटाने लगती है। निक उसे कहता है कि उसे छोड़कर भाग जाओ लेकिन करेन गुस्से में कहती है कि मुंह बंद रखो, या तो सब इधर से मिलकर वापस जाएंगे या फिर कोई भी नहीं। ये कहते हुए वो आखिरी पत्थर हटाकर निक को उठाने में मदद करती है जिससे निक का उस पर भरोसा और ज्यादा गहरा हो जाता है। तभी तलवार निक से कहती है कि एक पार्टिकुलर स्पेस बोलो। तब तक जेन और टायना दोनों थक चुका होता है और उनका मैजिक वार भी खत्म हो जाता है जबकि गोलेम उनकी तरफ आ रहा होता है उन्हें मारने के लिए। जब सब कुछ खत्म होता हुआ लगता है तभी निक होल से बाहर आ जाता है और गोलेम को छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। टायना और जेन शॉक हो जाता है ये देखकर कि निक और करेन फ्यूज हो चुका है एक ही साथ, जिससे उनके पास एक सुंदर सेट ऑफ शील्ड्स और विंग्स आ जाते हैं। ये एंशियंट स्वॉर्ड की पावर की वजह से होता है। गोलेम का कोर अभी भी एक्टिव होता है और वो फिर से रिजेनरेट करने लगता है लेकिन निक फ्यूज स्टेट में बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और अपनी तलवार से गोलेम को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है जिससे उसका कोर जमीन पर गिर जाता है। तभी निक और करेन भी अलग हो जाते हैं और जमीन पर गिर जाते हैं। उनके हाथ में तलवार होता है। फिर सब गिल वापस जाते हैं जहाँ वो ओल्ड रिसेप्शनिस्ट लेडी को एक रेप्लिका स्वॉर्ड दे देता है क्योंकि असल तलवार एक छोटे से सफेद बालों वाले लड़के में ट्रांसफॉर्म हो जाती है जिसका नाम कजुना होता है और वो उनसे भीख मांगता है कि उसे फिर से किसी एंटीक शॉप में मत बेचो। थैंकफुली सब कुछ ठीक हो जाता है और वो वापस टायना के घर जाते हैं जहाँ वो पैसा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फिर सब अपने टाइम स्पेंड करने चले जाते हैं। बाद में निक और उनकी पार्टी बार में इकट्ठा होती है जहाँ निक उन्हें दिखाता है कि उनके पास कितना पैसा बचा है। जब सबने अपना पैसा खर्च लिया पता चलता है कि उनके पास इतना भी पैसा नहीं है कि वो कुछ स्नैक्स ले सके, जिससे सब लोग उदास हो जाते हैं। लेकिन निक उन्हें
मोटिवेट करता है क्योंकि वो कहता है कि अब नेक्स्ट डेंजन के लिए तैयार हो जाओ। जब वो अगले डेंजन में एंटर करते हैं तब उन्हें एक आइस लेक दिखते हैं जिसमें कई क्रिएचर फ्रोजन होता है। साथ ही उन्हें एक जाइंट ओगर भी दिखता है जो आइस पर बैठा होता है। सब लोग धीरे से हाई ग्राउंड पर चढ़ जाते हैं अपनी आवाज नीचे रखते हुए, लेकिन करेन उस मॉन्स्टर की और भी ज्यादा करीब चली जाती है जैसे ये उसके लिए कोई गेम हो। ये देखकर काजुना एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि वो अपने आप को साबित करना चाहता था, इसलिए वो सीधा ओर्गा की तरफ भाग जाती है चिल्लाते हुए, जिससे उनका पूरा का पूरा प्लान खत्म हो जाता है। वो अपनी तलवार निकालता है जैसे ही मॉन्स्टर अपना आइस क्लब उठाता है और काजुना पर अटैक करता है, लेकिन शुक्र है कि काजुना अपनी तलवार की मदद से उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। ये देखकर सब लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि ओर्गार बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि काजुना अपनी पतली सी तलवार से उसके अटैक को रोक लेगा। ओर्गार थोड़ा सा पीछे होता है और उस पर आइस ग्लास से अटैक करता है, लेकिन काजुना उसे ऐसे हटा देता है कि जैसे वो टेनिस खेल रहा हो। फिर वो तुरंत ओर्गा की तरफ भागकर जाता है और उस पर तलवार से अटैक करता है, लेकिन ओर्गार अपने क्लब से उसके अटैक को रोक लेता है। काजुना बस मुस्कुराकर एक और अमेजिंग एबिलिटी यूज करता है जिससे वो अपना एक क्लोन बना लेता है और वो दोनों क्लोन्स ओर्गा को दोनों साइड से स्लैश कर देता है और उसे तुरंत ही मार देता है। सब उसके चारों तरफ जमा हो जाते हैं। जब नीक कमेंट करता है कि उसे थोड़ा थका थका महसूस हो रहा है जबकि उसने तो कुछ किया ही नहीं। काजुना जवाब देता है कि तुम्हें थकान इस वजह से हो रहा है क्योंकि मैंने तुम्हारा माना का यूज किया था ये सारे मैजिक को यूज करने के लिए, क्योंकि अब ये दोनों कनेक्टेड है। अब वो डेंजन से बाहर आते हैं और जब टायाना और जेन रेस्ट करना चाहता है, कारेन, काजुना और निक भूखे होते हैं, इसलिए वो एक फूड एस्टेब्लिशमेंट की तरफ निकल पड़ते हैं। जैसे ही निक उस रेस्टोरेंट को देखते हैं जहाँ वो लोग खाना खाने के लिए जा रहे थे, उसका दिल दोबारा से टूट जाता है क्योंकि उसे याद आ जाता है यही वो रेस्टोरेंट है जहाँ उसका एक गर्लफ्रेंड उससे ब्रेकअप किया था। वो दूसरों से कहता है कि चलो कहीं और चलते हैं। सब अंदर चले जाते हैं और उसे मजबूरी में उनके साथ भी जाना पड़ता है। अंदर जाकर सब अपना फूड ऑर्डर करते हैं, लेकिन निक बिल्कुल उदास रहता है। तभी उसे एक जान पहचान आवाज सुनाई देता है और वो मुंह मुड़कर देखता है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड उधर है एक न्यू लड़के के साथ। निक देखता है कि वो लड़का उसे बर्थडे गिफ्ट दे रहा होता है और क्लोडीन उसे कह रही होती है कि उसे पैसा चाहिए अपने होम टाउन जाने के लिए क्योंकि उसकी माँ बहुत ज्यादा बीमार है। वो बेचारा लड़का तुरंत कहता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो कुछ न कुछ करके उसे पैसा जुगाड़ करके देगा। निक को और बर्दाश्त नहीं होता, वो उधर उनकी टेबल पर जाके उस लड़के के बगल में बैठ जाता है। क्लोडीन ये देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। लड़का कंफ्यूज होता है जब निक उसे पूछता है कि एक साल में उसका बर्थडे कितना बार आता है, क्योंकि कुछ महीने पहले ही उसने उसके बर्थडे पर उसे गिफ्ट दिया था एंड दोनों साथ में मिलकर बर्थडे मनाया था। इधर लड़का और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है जब क्लोडीन गुस्से में निक से कहती है कि इधर से चले जाओ। निक उसे और चिढ़ाता है और कहता है कि उसे लगा उसकी माँ तो मर गई थी क्योंकि कुछ महीने पहले उसने पैसा मांगा था फ्यूनरल के लिए। ये सुनते ही क्लोडीन गुस्से में उठती है और उस पर फेंक देती है और उधर से चली जाती है। लड़का उदास नजर आता है, लेकिन निक उसे कहता है कि चिंता मत करो, तुम्हें एक बड़े झमेला से मैंने बचा लिया है। अगले दिन सुबह निक और उसकी पार्टी एक टेवरन में ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, तभी एक ह्यूज टाइगर गाय उस पर ड्रिंक गिरा देता है। निक बिल्कुल अनफेस्ड रहता है जब उसे पता चलता है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड और ये टाइगर गाय वहाँ आया है उससे बदला लेने के लिए। टाइगर गाय जिसका नाम लियोन होता है कहता है कि उसने सुना कि निक क्लोडीन को परेशान कर रहा था। निक मुस्कुराता है और कहता है कि वो गोल्ड डिगर से बात नहीं करता। लियोन कहता है कि चलो ये बात बाहर जाके सेटल करते हैं और दोनों बाहर जाते हैं। वो एक डार्क एली में जाते हैं जहाँ निक फाइट के लिए रेडी होता है, लेकिन लियोन तुरंत माफी मांगता है और कहता है कि वो क्लोडीन से तंग आ गया है और सोच रहा है कि उसे छोड़ दे क्योंकि उसने उसके पूरा इस्तेमाल करके पैसा कमा लिया है। पता चलता है कि क्लोडीन लियोन की पार्टी की मेंबर है और वो लोग मिलकर दूसरे लोगों को लूटते हैं। लियोन सोचता है कि निक भी अपनी पार्टी को लूट रहा है और उसे कहता है कि जब वो सबके पैसा लूट ले तो उसके गैंग में आ जाए। ये सुनकर निक को गुस्सा आ जाता है और वो लियोन को एक जबरदस्त अपर कट मार देता है जिससे लियोन दूर जाके गिरता है। लियोन तुरंत उठता है और कवर्ड की तरह अपने वेपन निकालकर निक पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन निक इजीली उसकी अटैक को डॉज करता है और काउंटर अटैक करते हुए ग्राउंड पर पिन कर देता है एक आर्म लॉक में। तभी अचानक निक के पीछे से एक मैजिक अटैक होता है जो उसे उड़ा देता है। वो मुड़कर देखता है कि एक मैजिशियन होता है जो लियोन की टीम का मेंबर होता है। उससे पहले कि वो दोनों मिलकर निक पर अटैक करेन वहाँ आ जाती है और अपनी टेल से उस नार्डी मैजिशियन को उल्टा लटक देती है, जबकि निक सिंपली वहाँ से चला जाता है। लियोन फिर से अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन वो रुक जाता है जब वो गिल्ड की ओल्ड लेडी को देखते हैं जो उससे तुरंत चिल्लाकर कहती है कि तुरंत वहाँ से निकल जाओ, लेकिन लियोन कहता है कि वो निक को ऑफिशियली डुएल के लिए चैलेंज कर रहा है। सब लोग हैरान हो
हो जाता है। फिर वो सब अंदर जाते हैं और लियोन बताता है कि ये एक मैथमेटिकल डुएल होगा जिसमें निक और वो रिंग में लड़ेगा, जबकि उनकी टीम एक एक नंबर मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। जो भी टीम क्वेश्चन का जवाब सही तरीके से देगा और फर्स्ट देगा, उसके टीम के फाइटर को दूसरे फाइटर पर फ्री हिट का मौका मिलेगा। ये डुएल सबके लिए नया होता है सिवाय निक के। ओल्ड लेडी एक बैग लाती है जिसमें हर टीम मेंबर का नाम होता है ताकि मैथ सॉल्वर चूज किया जा सके। लियोन की टीम से क्लोडिन चूज होती है और बदकिस्मती से निक की टीम से करेन चूज होती है, जिसे बेसिक मैथ भी नहीं आती है क्योंकि उसे कभी मैथ्स का यूज ही नहीं करना पड़ा। करेन बिल्कुल घबरा जाती है और कुछ बोल नहीं पाती क्योंकि उसे पता है वो मैथ्स बिल्कुल भी सॉल्व नहीं कर सकती। बाद में जेन उसे एक प्रैक्टिस एग्जाम देता है ताकि उसका लेवल पता चले और पता चलता है कि उसे बेसिक्स क्वेश्चन भी उसके बस का नहीं है क्योंकि वो सिर्फ 20% क्वेश्चन का ही सही आंसर करवाती है। अगले दिन करेन सबकी मदद से पढ़ना शुरू करती है, जबकि निक जेन को भेजता है ताकि वो टाइगर गैंग की इंफॉर्मेशन निकाल सके। फाइनली फाइनल बैटल से एक दिन पहले सब निक के घर पर इकट्ठा होते हैं, जो काफी एक छोटा प्लेस होता है। जेन रिपोर्ट करता है कि टाइगर गैंग हमेशा चीट करती है मैजिक क्रिस्टल का यूज करके, जिससे वो एक दूसरे से टेलीपैथी में बात कर सकते हैं। इसका मतलब वो तीसरे मेंबर का यूज कर सकती है जो सारे क्वेश्चन सॉल्व करता है और उन्हें आंसर बता देता है। करेन बहुत ज्यादा उदास हो जाती है क्योंकि उसे मैथ आता नहीं और अब जब दूसरी टीम चीट भी कर रही है तो उसे लगता है कि उसका जीतना इम्पॉसिबल है। लेकिन निक के पास एक प्लान होता है जो वो सबको बताता है और सब मेंबर्स थोड़ा कॉन्फिडेंट महसूस करता है क्योंकि अब उनके पास एक इफेक्टिव वे है कल्प्रिट को पकड़ने का। अगले दिन निक और लियोन रिंग में खड़े होते हैं, जबकि करेन और क्लोडिन सामने बैठी होती है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। बैटल स्टार्ट होती है और ओल्ड लेडी उन्हें क्वेश्चन देना शुरू करती है, जबकि निक और लियोन एक दूसरे पर हल्के फुल्के अटैक करते हैं जो ज्यादा कांटेक्ट नहीं करते। करेन क्वेश्चन को देखती है, उसे याद आती है कि उसने ये पहले किया है, इस वजह से वो खुशी खुशी उसे सॉल्व करने लगती है। लेकिन इधर क्लोडिन उसे चिढ़ाने लगती है कि तुम कुछ नहीं कर सकते मेरे सामने। लेकिन करेन पहले राउंड में ही क्वेश्चन सॉल्व कर लेती है क्लोडिन से पहले, पर रिजल्ट आता है कि उसकी 80% ही सही हुआ है जबकि क्लोडिन का 98% सही हुआ है। तो करेन इस राउंड को हार जाती है और लियोन को निक को फ्री हिट करने का मौका मिलता है। लियोन सीधा निक के पेट पर पंच कर देता है जिससे उसकी सांस रुक जाती है। करेन बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि निक उसकी वजह से मार खा रही है। नेक्स्ट राउंड शुरू होता है और निक लियोन को थकाने की कोशिश करता है, लेकिन लियोन स्मार्ट होता है और बार बार पीछे हटता है और उसके अटैक को डॉज करता रहता है। राउंड फिर एंड होता है। करेन फिर से क्लोडिन से हार जाती है, जिससे निक को एक और बड़ा पंच लगता है उसके चेहरे पर। करेन डर के मारे कांपने लगती है और निक से माफी मांगती है, जबकि निक खून बहाते हुए उससे कहता है कि वो उस पर विश्वास करता है, उसे पूरा यकीन है कि वो अगले राउंड जीतेगी। ये सुन के करेन को हिम्मत मिलती है और वो दोबारा मैच सॉल्व करने लगती है। इधर टायाना जल्दी से पूरे क्राउड को स्कैन करने लगती है ताकि उसे पता चले कि कौन इस मूर्ख लड़की को मतलब क्लोडिन को मदद कर रही है चीटिंग करने में। लेकिन उसे समझ आता है कि अभी तक कोई भी मैजिक क्रिस्टल का यूज नहीं किया है। ये देखकर उसे लगती है कि शायद दूसरी टीम को ये लगता है कि वो बिना किसी चीटिंग किए करेन को हरा सकती है, इसीलिए ये लोग चीटिंग नहीं कर रहा है। अगर ऐसा सब कुछ चलता रहा तो निक का प्लान फेल हो जाएगा, इसलिए वो लोग प्लान का पार्ट 2 शुरू कर देते हैं। इधर निक टाइम को जाया करने की कोशिश करता है, जबकि टायाना सबको ध्यान अपनी तरफ खींचती है और कहती है कि मैच बहुत ज्यादा लंबा चल रही है, जिस वजह से सब कुछ बोरिंग लग रहा है। तो इसीलिए सारे क्वेश्चन एक ही राउंड में सॉल्व करना चाहिए ताकि मैच तुरंत ही खत्म हो जाए और हारने वाला सारे पेनल्टी पंचेस एक साथ ले ले। उसकी ये बात सुन के सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन सभी लोग बोर भी हो रहा था, जिस वजह से सब लोग खुश हो जाती है और एग्री कर लेती है उसकी बात से। सारे क्वेश्चंस दोनों प्लेयर्स को एक ही साथ दे दिया जाते हैं। करेन को क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता, लेकिन वो खुद उन क्वेश्चन को जानती थी, तो वो जल्दी से शीट को फिल करने लगती है। ये देख क्लोडिन डर जाती है, हालांकि उसे पता है कि वो खुद सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकती है, लेकिन वो अपनी स्पीड पे डाउट करती है और चीटिंग करने के बारे में सोचती है। वो अपना मैजिक क्रिस्टल यूज करके क्लॉक टावर में बैठा एक लड़के से बात करती है जो कैलकुलेटर से क्वेश्चन सॉल्व करके उसे आंसर बताता है। टायाना फिर से पूरी एरिया को स्कैन करती है और इस बार उसे ये लड़का दिख जाता है। वो कजुना और जेन के साथ वॉच टावर जाती है और उस लड़के को पकड़ लेता है। लियोन को कुछ गड़बड़ लगता है और वो क्लोडिन को वार्न करने की कोशिश करता है, लेकिन निक उस पर अटैक करके उसे रोक देता है। इधर क्लोडिन को आंसर नहीं मिल पा रही थी, एनो फोकस नहीं कर पा रही थी, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। टायाना इस लड़के को बांध कर उधर ले आता है और सबके सामने उसकी मैजिक क्रिस्टल दिखाती है। ओल्ड लेडी तुरंत समझ जाता है कि इधर क्या चल रहा है और टाइगर टीम को डिस्क्वालीफाई कर देती है।
और वो गार्ड्स को बुलाकर उन्हें ले जाने को कहती है। बाद में निक और उसकी पार्टी टेबरन में डिनर करने जाता है और अपनी जीत का सेलिब्रेशन करते हैं। उस रात उन्हें एक्स्ट्रा कैश भी मिलता है, तो टायाना डिसाइड करती है कि वो कैसीनो जाएगी। काजुना को पता चलता है कि उस कैसीनो में एक स्पेशल आइसक्रीम बिकती है, तो निक को उसके साथ जाना पड़ता है। वो कैसीनो पहुंचते हैं और काजुना आइसक्रीम लाइन पे लग जाता है, जबकि टायाना टेबल पर बैठकर गैम्बल करने लगती है दूसरे 4 लोगों के साथ। वो बहुत सारे पैसा जीतने लगती है। काजुना डिसअपॉइंट होता है कि क्योंकि आइसक्रीम खत्म हो जाती है। वो निक से कहता है कि अब वो घर जाना चाहता है, लेकिन निक उसे कहता है कि थोड़ी देर वेट करो और देखो लोग कैसे गैम्बल करते हैं। तभी टायाना एक लड़के का सारा पैसा जीत लेता है, जो एक अमीर ब्लू हेयर लड़की के लिए पैसा उड़ा रहा था। अचानक से एक बड़ा हंगामा मच जाता है उधर, जब एक जाइंट टाइगर मॉन्स्टर कैसीनो में आ जाता है और तोड़फोड़ करने लगता है। वो सब गार्ड्स को हटा देता है और टायाना को कॉर्नर ले आता है और पूछता है कि निक कहाँ है। टायाना को समझ आता है कि ये मॉन्स्टर लियोन है, जिससे उनका एक दिन पहले फाइट हुआ था। पता चलता है कि जेल में पकड़े जाने के बाद लियोन निक के लिए इतना नफरत से भर गया था कि उसने एक स्पेशल स्वॉर्ड का यूज किया जो काजुना जैसा ही था, और उसने उसकी मदद से प्रिजन तोड़कर भाग लिया। स्वॉर्ड की पावर से वो मॉन्स्टर बन गया और निक की स्मेल को फॉलो करते हुए कैसीनो पहुंच गया। वो टायाना से कहता है कि निक का लोकेशन बताए, लेकिन वो कहती है कि उसे नहीं पता। जब वो उसे धमकी देता है तब भी टायाना बस सिगरेट पीती है बड़े स्वैग से, जिससे टाइगर मॉन्स्टर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। अचानक से वो अपना लाइटर जो मैजिक से इन्फ्यूज था उसे यूज करती है और मॉन्स्टर पर ब्लास्ट कर देती है। फिर वो एक ब्लू हेयर वाली लड़की के साथ उधर से भाग जाती है, जिसके साथ ही फंस गई थी। लेकिन टाइगर मैन जल्दी ही हील कर लेता है और उनके ऊपर एक बेंच फेंकता है एंड उसके रास्ते को ब्लॉक कर देती है एंड उन दोनों को हवा में उछाल देती है। वो उनकी तरफ बढ़ने लगता है। तब टायाना वो जो ब्लू हेयर लड़की है उसके साथ जो लड़का आया था उसको बोलती है कि तुम इस लड़की को लेके इधर से चले जाओ। मॉन्स्टर उसके पास आता है और तलवार निकाल कर उसे मारने वाला होता है कि तभी निक वहाँ आ जाता है और अपने एनर्जी स्वॉर्ड से उसके अटैक को रोक लेता है। टाइगर मॉन्स्टर निक को देखकर और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो उसे गालियां देने लगता है। फिर वो अपनी तलवार से और ज्यादा डार्क पावर एक्सट्रैक्ट करता है एंड और भी ज्यादा बड़ा मॉन्स्टर बन जाता है। मॉन्स्टर निक को पंच करने की कोशिश करता है, लेकिन निक आसानी से उसके अटैक को डॉज कर लेता है। तब टायाना निक से कहती है कि चलो एक साथ मार्च हो जाते हैं ताकि वो इसे खत्म कर सके। दोनों पीछे हट जाते हैं और काजुना की पावर की मदद से वो दोनों एक साथ मार्च हो जाते हैं एंड एक सुंदर फीमेल नाइट में तब्दील हो जाता है, जिसके पास अमेजिंग आर्मर एंड उड़ने की पावर होता है। टायाना आइस बॉल एबिलिटी का यूज करती है, लेकिन लियोन रेज में आके दीवार तोड़कर कैसीनो के अंदर भाग जाता है। वो सब कुछ तोड़ते हुए एंड लोगों को फेंकते हुए आगे बढ़ता है। टायाना उसे एक आइस प्रिजन शील्ड का यूज करती है जो उसे अंदर कैप्चर कर लेता है और उस पे आइस स्लैश बरसाने लगती है, लेकिन लियोन उस शील्ड से भी निकल जाता है। आखिर में टायाना कैसीनो की कार्ड का यूज करती है जिसके अंदर एंटी मैजिक प्रॉपर्टी होता है, जिससे वो स्पेशल स्वॉर्ड का इफेक्ट सील कर देती है। तब लियोन नॉर्मल हो जाता है और पावर खत्म होने के बाद वो सो जाता है। टायाना उस स्वॉर्ड को आइस प्रिजन में सील कर देती है ताकि कोई दोबारा इस तलवार को यूज न कर सके। लियोन को फिर से जेल ले जाया जाता है, जहाँ निक कुछ दिन बाद उससे मिलता है और दोनों अपनी दुश्मनी भुलाकर सब कुछ नॉर्मल करना चाहता है। निक उसे कहता है कि जल्दी से जेल से बाहर आ जाना ताकि वो दोनों मिलकर ड्रिंक पी सके। उसके बाद निक सुबह की ट्रेनिंग कर रहा होता है जब उसकी एक आवाज सुनाई देती है जो उसे कहती है कि वो अपने बेस्ट दे। वो हैरान होती है क्योंकि आवाज बिल्कुल उसकी आइडल एगेट जैसी थी। पहले वो सोचता है कि शायद वो इमेजिन कर रहा है, लेकिन असल में वो एगेट ही होती है जो उसके पीछे भाग रही थी और उसका हौसला बढ़ा रही होती है। वो कहती है कि वो अपने सबसे बड़े फैन के दिल में रहती है और निक ने वो लेवल अचीव कर लिया है। वो कहती है कि अब उसे ब्रेक लेना चाहिए क्योंकि वो थक चुका होगा। निक उसकी बात मान लेता है, लेकिन जैसे ही वो पलट कर देखता है कि पीछे सच में एगेट है, वो डर जाता है। बाद में वो दोनों बेंच पर बैठकर बात करते हैं, जहाँ एगेट निक का प्रोग्रेस चेक करती है और देखती है कि अब उसके पास एक गोल है और वो एकदम पहले जैसा नहीं रहा जब वो पहली बार उससे मिली थी। वो कहती है कि उसे उस पर गर्व है, लेकिन उसके बाद वो अपने थॉट्स में खो जाती है। एगेट उसे कहती है कि जिस दिन उसने निक को टिकट दिया था वो कंफ्यूज थी कि क्या उसने सही किया। शो के बाद भी उसका कंफ्यूजन खत्म नहीं हुआ। उसे लगता था कि टिकट देकर उसने निक को एक ऐसा डेस्परेट फैन बना दिया है जो अपनी जिंदगी बर्बाद कर देगा सिर्फ उसके मर्चेंडाइज खरीदने के लिए। एगेट हर बार जब निक को ऑडियंस में देखती थी उसका गिल्ट और भी ज्यादा गहरा हो जाता था। इसीलिए जब उसने देखा कि निक अच्छी जिंदगी जी रहा है उसे बहुत ज्यादा खुशी हुई। ये सब सुनने के बाद निक उससे कहता है कि अगर वो आइडल फैन नहीं बनती तो उसके लाइफ बहुत ज्यादा अलग होती और शायद वो जी भी नहीं पाता। उसने एगेट का शुक्रिया अदा किया और कहा कि उसने उसे डार्कनेस से बाहर निकाला और इस वजह से उसके लिए एक ट्रू आइडल है। एगेट कहती है कि उसका आंसर सुनकर उसे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, लेकिन फिर
फिर भी वो कुछ चीजों को लेकर अजीब फील कर रही है। निक समझ जाता है कि उसकी फेवरेट आइडल को कुछ परेशानी है, क्योंकि उसने अचानक से अपने सारे शोज और पब्लिक अपीयरेंस कैंसिल कर दिए थे। इसके पीछे एक गहरी कहानी थी। एगेट का असली नाम बिली था और एक टाइम पर वो अपने बॉयफ्रेंड के रेस्टोरेंट पर गाती थी जहाँ कोई नहीं आता था। इस वजह से किसी ने उसका गाना सुना तक नहीं और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी जिंदगी में क्या कर रही है। एक रात एक अमीर गंजे वाले आदमी उसके गाने का तारीफ करता है और उसे बिना मांगे एडवाइस देने लगता है। वो आदमी कहता है कि वो एक प्रोड्यूसर है और पूछता है कि क्या वो आइडल बनना चाहेगी। एगेट इतना ज्यादा हैरान हो गई थी ये बात सुन के कि वो कुछ कह ही नहीं पाई। तभी उसका बॉयफ्रेंड डॉनी वहाँ आ गया और उसने उस गंजे आदमी का सामना किया। पहले वो थोड़ा सा अजीब एक्ट कर रहा था, लेकिन जैसे उसे पता चलता है कि आइडल बहुत ज्यादा पैसा कमाता है, उसने तुरंत साइड चेंज कर ली और एगेट को उस आदमी को भेज दिया। इधर एगेट इस विषय को लेकर श्योर नहीं थी, लेकिन डॉनी खुद को उसका मैनेजर डिक्लेयर कर दिया। फिर वो गंजा आदमी उन दोनों को एक आइडल कॉन्सर्ट का टिकट देता है ताकि वो इस दुनिया के बारे में और जान सके। जब एगेट कॉन्सर्ट गई तो वो इतनी शर्मिला थी कि दूसरी लड़कियों से आंखें तक नहीं मिला पा रही थी। लेकिन जैसे आइडल्स स्टेज पर आई और परफॉर्म करना शुरू किया, एगेट उनमें खो गई एंड उसकी दिल लालच से भर गई और उसने सोचा कि वो भी उन आइडल्स की तरह बनेगा। वो चाहती थी कि लोग उसका गाना सुने और उन्हें एंजॉय करे, इसीलिए उसने आइडल बनने का फैसला किया। बाकी लड़कियां भी वैसे ही थी और सबने अपने स्टेज नेम्स रखे जब वो एक आइडल ग्रुप बनने की ट्रेनिंग लेने लगी। जब एगेट को अपने नया काम में सक्सेस और खुशी मिल रही थी, उसका डॉनी के साथ रिश्ता बिगड़ने लगा। डॉनी उससे पैसा मांगने लगा क्योंकि उसका रेस्टोरेंट अच्छा नहीं चल रहा था और वो उसे मना भी नहीं कर पाई। जल्दी उसने देखा कि डॉनी उसके दिए हुए पैसा जुआ में उड़ा रहा है, जो उसके लिए बहुत ज्यादा दुख का कारण था। उसके बदलते बिहेवियर ने एगेट को उनके सफर की शुरुआत के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। डॉनी बस एक रेस्टोरेंट खोलना चाहता था जहाँ सब शांति से खा सके और एगेट स्टेज पर गाना गा के सबका मनोरंजन करे। उस दिन उसने रेस्टोरेंट को घूर कर देखा और सोचा कि टाइम कैसे बदल गया है। उसी दिन उसने निक को देखा। उसने देखा कि निक की गर्लफ्रेंड उससे ब्रेकअप कर रही थी और ये चीज देख के उसको निक पर दया आई। बाद में जब बारिश होने लगी और निक घर लौट रहा था, तब एगेट उसका पीछे चली गई। वो उसके पास फाउंटेन पर आई और उससे कैजुअली कॉन्वर्सेशन शुरू की, जिससे निक की जिंदगी बदल गई। जल्दी ही डॉनी ने एगेट से कहा कि वो उसके साथ कैसीनो चले ताकि वो उसे दिखा सके कि वो कितना जीत सकता है। पता नहीं क्यों, लेकिन ये बातें एगेट को ब्रेकअप जैसा महसूस हुई। फिर भी वो उसके साथ चली गई। वही उसने पहली बार टायना को देखा जो कैसीनो में सब कुछ जीत रही थी। एगेट ने देखा कि टायना हमेशा उसी की तरफ देख रही थी। उसे लगा कि टायना किसी और को नहीं बल्कि खुद को ही बर्बाद करने आई है। जब टायना ने उसके सारे पैसे जीत लिया तो उसने बस एक हल्की सी स्माइल दिया और धुएं में गायब हो गई। उसके बाद एगेट ने निक और टायना को फ्यूज वर्जन में देखा, लेकिन वो सिर्फ टायना को ही पहचान पाई। उसने देखा कि कैसे टायना ने अपनी मैजिक स्वॉर्ड से उस बड़े टाइगर मॉन्स्टर को हरा दिया और वो उससे इम्प्रेस हो गई। एगेट टायना से इतना ज्यादा इंस्पायर हो चुकी है कि उसने टायना को अपना इंस्पिरेशन बना लिया। अगले सुबह टकले प्रोड्यूसर ने डॉनी के सारे कर्जा चुका दिया और उससे कहा कि वो बस कुकिंग पर ध्यान दे और किसी और चीज की चिंता ना करे। लेकिन उसने ये भी कहा कि उसका एगेट के साथ रिश्ता यही खत्म हो गया है और ये कोई सलाह नहीं बल्कि ऑर्डर था। डॉनी ने उसे फिर भी मना करने की कोशिश की, लेकिन एगेट ने उससे कहा कि उसके रेस्टोरेंट खोलने का सपना बहुत इनोसेंट और स्वीट था और वो भी उस सपने का हिस्सा बनना चाहती थी और वो आइडल बनना छोड़ने को भी तैयार थी। लेकिन डॉनी को उसमें अब भी कोई इंटरेस्ट नहीं थी क्योंकि वो पैसों के पीछे बहुत ज्यादा अंधा हो चुका था। लेकिन एगेट ने उससे कहा कि शायद जितना ज्यादा वो उसके पास रहेगा उसकी जिंदगी और पर्सनैलिटी उतनी ज्यादा बेकार होती जाएगी, इसलिए उन्हें अलग हो जाना चाहिए। डॉनी बस उसकी बात को सुन के हंसने लगा और अपनी किस्मत और इस ब्रेकअप को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन उसने एगेट से कहा कि ये उसका नुकसान है और एक दिन वो उसे दिखा देगा जब वो उससे ज्यादा सक्सेसफुल हो जाएगा। डॉनी वहाँ से जाने लगा तो एगेट उसके पास आई और उसे वो क्वीन कर दिया जो उसने टायना को दिखाने के दिन उठाया था। उसने डॉनी से कहा कि ये गैम्बलिंग की सुंदर देवी है एंड ये उसकी रक्षा करेगी। डॉनी ने कार्ड उसके हाथ से झटक लिया और उसके आइडिया को बेवकूफी बताते हुए रूम में चला गया गुड बाय कहकर। एंड इसी तरीके से इन दोनों का ब्रेकअप का कहानी इधर ही खत्म हुई। बाद में एगेट ने डॉनी को फिर से देखा जब वो ग्राउंड लेवल से काम शुरू कर रहा था, लेकिन दोनों ने डिसाइड किया कि वो दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करेंगे। आज के प्रेजेंट में एगेट वापस आ गई थी अपने सोलो शो के साथ। अनिदर निक भी ऑडियंस में था। जल्दी एगेट स्टेज पर आई। उसने अपने फैंस से माफी मांगी कि उसने अचानक से ब्रेक ले लिया, लेकिन उसने इस ब्रेक के दौरान एक देवी से मुलाकात की। एगेट ने उस कैसीनो इंसिडेंट के बारे में बताया जहां एक सुंदर फीमेल नाइट एक टाइगर मॉन्स्टर को हरा दिया था। ये सुनकर निक शॉक हो गया क्योंकि उसे रियलाइज हुआ कि वो उस दिन वहाँ था। एगेट ने कहा कि उस लेजेंडरी देवी ने उसे उम्मीद और इंस्पिरेशन
इंस्पिरेशन दी। उसने उसके लिए एक नया गाना लिखा, फिर उसने वो गाना परफॉर्म किया। एगेट ने उस देवी से ये वादा किया कि वो एक ऐसी असल आइडल बनेगी जो अपने फैंस की जिंदगी में ले आएगी। अगले दिन जब निक पार्क में एक्सरसाइज करने के बाद ड्रिंक कर रहा था, उसने अचानक से एगेट की आवाज सुनी। एगेट एक झाड़ी के पीछे छुपकर उससे बातें करने लगी, जैसे कि वो उसकी इनर वॉइस हो। निक ने उससे पूछा कि क्या वो ठीक है, क्योंकि उसने पिछली बार जब मिले थे वो काफी डाउन लग रही थी। एगेट ने जवाब दिया कि हाँ, वो कभी कभी डाउन फील करती है, क्योंकि वो भी एक इंसान है। फिर वो बात करने लगी कि कैसे लोग हमेशा परेशानियों से घिरे रहते हैं। तभी उसने एक स्ट्रे पप्पी को देखा जो उसके सामने आ गया। उसने उस पप्पी को बुलाया और उसके साथ खेलने लगी। निक ने तब उससे कहा कि जब भी लोग अपनी परेशानी को सुलझा लेता है तो अपनी जिंदगी में एक कदम आगे बढ़ जाते हैं, और यही सबसे अच्छी बात है। कुछ दिन बाद कजुना एक मैजिशियन आर्टिकल के बारे में एक्साइटेड होकर सबको बताता है। वो स्टेपिंग मैन नाम के एक आदमी के बारे में बताता है जो एलिजेटली एक किडनैपर है, जिसके पास घोस्ट जैसे पावर है एंड उसे कोई नहीं रोक सकता। करेन कहती है कि उन्हें ऐसी एविल किडनैपर को हरा देना चाहिए, लेकिन निक उसे मना करता है और कहता है कि स्टेपिंग मैन बस एक इमेजिनरी कैरेक्टर है। कजुना को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है एंड वो निक को उसका एविडेंस दिखाने लगता है, बट निक उसे इग्नोर करता है और कहता है कि सब कुछ विश्वास मत करो जो तुम मैगजीन में देखते हो। तभी एक ग्रीन हेयर लड़की जो पास से गुजर रही थी वो ये सुन लेती है और अपना कार्ड विंडो पर चिपका देती है। वो अपना इंट्रो देती है। उसका नाम होता है ओलिविया, जो उस मैगजीन की चीफ राइटर है जिससे कजुना पढ़ रहा था। कजुना उससे कहता है कि वो उसका बड़ा फैन है। ओलिविया सबको बताती है कि वो सिर्फ राइटर ही नहीं बल्कि एक एडवेंचरर भी है। फिर वो कुछ जिम्नास्टिक मूव्स दिखाती है ताकि वो सबको दिखा सके कि वो कितना ज्यादा कूल है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो गिर जाती है एंड कारेन से टक्कर खा जाती है। बाद में उस रात जब जेन अपनी यूजुअल प्लेजर डिस्ट्रिक्ट विजिट करने वापस आ रहा होता है, वो एक लड़की को देखता है। वो उसके आगे एक अंधेरे रास्ते में चल रही थी। अचानक से वो लड़की दीवार के अंदर खींच ली गई और वो गायब हो गई। ये देखकर जेन के पैरों तले जमीन निकल गया एंड उसका आधा हैंगओवर उतर गया। दूसरी तरफ निक ने कजुना को एक लाइव आइडल कॉन्सर्ट देखने के लिए ले गया था। वापस आते टाइम वो दोनों एगेट के बारे में बात कर रहे थे कि वो कितना ज्यादा कूल है। तभी कजुना को महसूस होता है कि जेन खतरे में है। वो दोनों तुरंत उसके लोकेशन पर पहुंचते हैं और देखता है कि एक इनविजिबल फैंटम उस पर हमला कर रहा है। निक फ्रीक आउट हो जाता है क्योंकि उसे रियलाइज होता है कि ये स्टेपिंग मैन वाला कहानी सच है, लेकिन कजुना ने उसकी इनविजिबिलिटी के ट्रिक को समझ लिया था। उसने स्टेपिंग मैन पर तलवार फेंकी, लेकिन वो बस टकरा कर गिर गई। स्टेपिंग मैन हैरान रह गया कि वो उसे देख कैसे पा रहा है। कजुना ने अपने शैडो क्लोन्स बनाया उस पर अटैक करने के लिए, लेकिन स्टेपिंग मैन जंप करके स्टील चेन से अटैक किया एंड क्लोन्स को तोड़ दिया एंड उधर से भाग गया। कजुना उस पर गुस्सा करता है और फिर जेन के पास जाता है जो उस लड़की को पकड़ा हुआ था जिसे स्टेपिंग मैन किडनैप करने वाला था। वो उस लड़की को जेन के फेवरेट एस्टेब्लिशमेंट पे ले जाता है जहाँ की बॉस लेडी उसका ध्यान रखती है। उस लड़की का नाम राना है। वो उससे पूछता है कि क्या उसे उस इंसिडेंट के बारे में कुछ पता है। राना कहती है कि स्टेपिंग मैन का उससे पर्सनल बदला है, लेकिन उसे लगता है कि कोई उसकी बात को नहीं मानेगा क्योंकि एक छोटी बच्ची है। लेकिन निक उसे यकीन दिलाता है कि वो लोग उसकी बात को यकीन करेगा। राना बताती है कि उसकी माँ हर रात को घर से निकलती थी स्टेपिंग मैन से लड़ने के लिए, लेकिन अब वो हार चुकी है एंड हॉस्पिटल में एडमिट है। उसकी माँ जानती थी कि स्टेपिंग मैन बच्चे को ले जा रहा है, लेकिन कोई उस पर यकीन नहीं कर रहा था। जेन कहता है कि वो राना की कहानी पर यकीन करता है क्योंकि उन्होंने उस किडनैपर को अपनी आंखों से देखा। वो राना की माँ की तारीफ करता है जो अकेले स्टेपिंग मैन से लड़ने गई थी। उसकी शब्द सुन के राना इमोशनल हो जाती है और अचानक उठकर जेन से कहती है कि उसे अपना डिसाइपल बना ले। वो कहती है कि जब उसने देखा कि जेन उसे बचाने के लिए लड़ाई किया उसके साथ, ये चीज देख के ये लड़की उसके ऊपर इम्प्रेस हो गई है। वो उसके पास बढ़ती है, लेकिन निक उसे रोक लेता है। निक उसके पास बताने वाला था कि कैसे जेन को एक लड़की ने धोखा दिया था सिर्फ उसके कारी बनने के लिए। जेन राना से कहता है कि वो उसकी डिसाइपल बनने के लिए अभी 15 साल छोटी है। राना पूछती है कि फिर उसे कैसा ट्रेन करना चाहिए। जेन कहता है कि पहले घर जाओ और कल सुबह वापस आना और कभी कोई डेंजरस काम मत करना। वो खुशी से हाँ बोलती है, लेकिन वो फिर से जेन की तरफ भागने लगती है, लेकिन इस बार निक और बॉस लेडी उसे रोक लेता है। इधर बेचारा कजुना को बहुत बड़ा झटका लगता है, मतलब बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट फेस करता है क्योंकि वो जो स्टेपिंग मैन के बारे में सोच रहा था एंड एक्साइटेड था, वो बस एक चिंदी किडनैपर है। कजुना डिसाइड करता है कि वो इस सस्ता सा किडनैपर का पर्दाफाश करके रहेगा एंड पता करेगा कि ये असल में है कौन। उसके बाद वो इस चिंदी से किडनैपर को डिस्ट्रॉय कर देगा क्योंकि उसने उसकी उम्मीदों पर पानी फेर दी है। कजुना की इच्छा पूरा करते हुए पूरी टीम एक वाइल्ड वेस्ट स्टाइल बाउंड्री हंटर गिल्ड में जाती है और रिसेप्शनिस्ट के पास जाते हैं और स्टेपिंग मैन
मैन के बारे में पूछते हैं, लेकिन वो अपने नेल्स पेंट कर रहे थे एंड बिजी होती है और उन्हें इग्नोर करती है। उसने सिर्फ निक को पहले देखा था और वो कहती है कि वो हाई रैंकिंग बाउंटीज की इन्फॉर्मेशन ऐसी ही नहीं देती है जब तक कोई एडवेंचरर कुछ अचीव न किया हो। लेकिन टायना और बाकी लोग उसकी बात को ऐसे ट्विस्ट कर देते हैं कि लगता है कि स्टेपिंग मैन के सर पर बहुत बड़ा बाउंड्री है और रिसेप्शनिस्ट मजबूरन में उन्हें इन्फॉर्मेशन देती है। वो उन्हें एक आदमी का वांटेड पोस्टर देती है जिसका नाम है हेल हार्डी और उस पर मिड लेवल बाउंड्री है। उसके हिसाब से टीम सर्वाइवर्स के लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं होना चाहिए। उसकी बातें सुन के सबका ध्यान उन पर आ जाते हैं। सब टीम सर्वाइवर्स के नाम जानते हैं, लेकिन कुछ लोग उनसे जलते भी है, खास करके एक डार्क स्किन पोनीटेल वाला आदमी जिसका आंख पर एक पैच है। एंड इसी तरीके से इस एनिमे का पार्ट 1 खत्म होता है। गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट में बताना कि इसका पार्ट 2 चाहिए कि नहीं। अगर इस वीडियो पे ज्यादा सपोर्ट आएगा तो मैं जरूर इसका पार्ट 2 लाऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।